बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एंटी टेस्ट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की हुई है और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो चैप्टर नंबर 1 आपका नंबर सिस्टम जो था वो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आपकी जो बुक 1 है, बुक 1 में जो नेक्स्ट आपका जो चैप्टर नंबर 2 है आपका सेट्स, फंक्शन एंड ग्रुप्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आपके इस चैप्टर नंबर 2 में हैं। तो इस चैप्टर को अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चैप्टर में आज लेक्चर नंबर 1 जो है वो हमारा होगा सेट्स के ऊपर सारा, कि सेट क्या चीज़ है, ठीक है। फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स जो सेट्स की हैं वो किस तरह की होती हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि हम सेट को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन सेट्स। तो सेट की डेफिनेशन जो होती है वो होती है बेटा जी आपके पास कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड सेट। यानी कि आपके पास एक ऐसी कलेक्शन है जो कि ऐसे एलिमेंट्स पर, ऐसे ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल है जो कि डिफरेंट हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट है और वो वेल डिफाइंड है। अब यहाँ पर जो वर्ड आपका वेल डिफाइंड है और जो डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब ज़रा यहाँ पर समझ लें आप। देखें, जहाँ तक तो वर्ड डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट का मतलब तो आप जानते हैं कि वो डिफरेंट है। चीज़ें आपके पास डिफरेंट हो तो उन्हें आप डिस्टिंक्ट बोलते हैं। जहाँ तक वेल डिफाइंड का मतलब है, तो वेल डिफाइंड का मतलब समझ दें कि वेल डिफाइंड आप कहते हैं कि एक सेट वेल डिफाइंड तब होता है कि आप जिस ऑब्जेक्ट के मुतालिक बात कर रहे हैं, आइदर वो एलिमेंट, वो ऑब्जेक्ट उस सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता। अगर तो वो एलिमेंट आपका उस सेट से बिलोंग करता है, वो क्लियर है, अंडरस्टूड है, ठीक है, तो फिर आप कहते हैं कि वो सेट वेल डिफाइंड है, ठीक है। मतलब जो डेफिनेशन आप उस सेट के मुताबिक कर रहे हैं, ठीक है, वो क्लियर होने चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं चंद एक एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे आपको ये जो लफ्ज़ वेल डिफाइंड है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहते हैं कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की जितनी भी अच्छी बुक्स हैं उन सब की कलेक्शन, ठीक होगी बात ये। दूसरी एग्जांपल मैं लिख लेता हूं, कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब यहाँ पर ये जो मैंने दो कलेक्शन लिखी हैं, ये दोनों कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। किस तरह वेल डिफाइंड नहीं है? देखें, ये जो पहली कलेक्शन मैंने लिखी है, कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की गुड बुक्स की कलेक्शन। देखें, जाहिर सी बात है, मैथमेटिक्स की बुक्स रखी हैं तो वो अंडरस्टूड सी बात है, वो होंगी तो डिस्टिंक्ट, मुख्तलिफ होंगी। लेकिन अगली ये बात कि गुड बुक्स का जो वर्ड है ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड इसलिए नहीं है कि मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि मुझे एक बुक जो है मैथमेटिक्स की मैंने रीड की, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी है, ठीक है, तो मैंने उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल कर ली कि ये गुड बुक्स है। तो मुझे जो बुक एक मैथमेटिक्स की अच्छी लगी है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपके नज़दीक भी अच्छी लगी हो। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट कहता है कि जी मैथमेटिक्स की मुझे वो बुक अच्छी लगती है जिसमें बड़ा आसान सा लिखा हो, ठीक है, जिसको मैं पढूं मुझे फ़ौरन समझ आ जाए और उससे मेरे नंबर अच्छे से अच्छे आ जाएं। एक दूसरा स्टूडेंट है, वो ये कहता है कि जी मैथमेटिक्स की वो वाली बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जिनमें कॉन्सेप्ट वाली जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी लिखी हों, ठीक है, जिसको पढ़कर मेरा नॉलेज जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए, ठीक है। तो हर बंदे के नज़दीक जो गुड बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स का क्राइटेरिया है वो चूँकि डिफरेंट है, वो सेम क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा इस कलेक्शन को आप वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। इसी तरह चले दूसरी एग्जांपल से देखें, आप कहते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स इन द क्लास।
क्लास में जितने भी खूबसूरत स्टूडेंट्स हैं उनकी कलेक्शन आपने लेनी है। तो फिर यहाँ पर भी देख लें कि हर जो देखने वाला है उसके नज़दीक जो खूबसूरती का म्यार है वो मुख्तलिफ है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि मिसाल के तौर पर आपको जो बंदा खूबसूरत लग रहा है वो दूसरे बंदे को भी खूबसूरत लग रहा होगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको खूबसूरत वो वाला बंदा लग रहा है कि जी जिसकी आइज़ जो हैं वो बहुत अच्छी है, आपको आंखें उसकी अच्छी लग रही हैं, उसके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो लिहाजा आपने कह दिया कि वो ब्यूटीफुल है, ठीक है। दूसरा जब वो कहता है जी कि उसकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए वो मुझे ब्यूटीफुल लग रहा है, तो यहाँ पर भी जो लफ्ज़ ब्यूटीफुल है वो भी कोई जर्नल क्राइटेरिया नहीं रखता, ठीक है। लिहाजा इस तरह की जो कलेक्शंस होती हैं ये मैथमेटिक्स में वेल डिफाइंड नहीं होती। अब मिसाल के तौर पर जब भी आप ये बात करते हैं कलेक्शन ऑफ ऑड इंटीजर्स, जब आप ऑड नंबर्स की या ऑड इंटीजर्स की कलेक्शन की बात करते हैं तो फिर ये बात 100% क्लियर हो जाती है कि आप सिर्फ इस सेट की बात कर रहे हैं जिसमें ये वाले नंबर आ रहे हैं 1, 3, 5, 7 अप टू सोन। आप किसी के सामने भी इस कलेक्शन का जिक्र करेंगे तो उसमें कोई चीज़ भी शक व शुबात वाली नहीं होगी, कोई चीज़ डाउट वाली नहीं होगी, वो क्लियरली बात नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर कलेक्शन जो ऑड नंबर की है वो ये है। ये चीज़ आपके पास वेल डिफाइंड है, ठीक है। ऊपर वाली जो एग्जांपल्स आपके पास मैंने दो यहाँ पर रखी हैं, ये दोनों आपके पास वेल डिफाइंड को नहीं रिप्रेजेंट कर रही, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक MCQs जो कि सेट की डेफिनेशन के मुतालिक ही है, बड़ा अच्छा MCQs है। कहते हैं जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग is a set, इनमें से कौन एक सेट है? ऑप्शन ए ई कैट, ऑप्शन बी ACCA, ऑप्शन सी CCA, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अब यहां पर देखें, आपके पास पूछा गया है कि कौन इनमें से जो सेट है वो आपके पास एक सेट बनता है, कौन सी कलेक्शन एक सेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन, यहाँ पर एक वर्ड लिख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ सेट। देखें, अब यहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा जो है वो ऑप्शन ए को टिक करते हैं। अगर यहाँ पर आप ऑप्शन ए को टिक करते हैं तो ये जनाब सुन लें, आपका आंसर होगा गलत। एक्चुअली यहाँ पर जो आपका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है जी। ये तमाम की तमाम ऑप्शन जो है वो सेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो ऑप्शन ए को क्यों टिक करता है? ऑप्शन ए को वो इसलिए टिक करता है कि उसने ये डेफिनेशन पढ़ी है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। उसको लफ्ज़ डिस्टिंक्ट का मतलब पता है, और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए। तो वो देखते हैं कि इसके जो ये यहाँ पर जो कलेक्शन लिखी हुई ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं आपके, ठीक है। तो ई कैट के ऊपर वो चले जाता है कि यहाँ पर ई कैट के जो स्पेलिंग्स हैं वो देखता है कि ये डिफरेंट हैं। यहाँ पर वो देखता है कि CC जो है वो और ए ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, लिहाजा वो यहाँ पर बी और यहाँ ऑप्शन सी को टिक नहीं करता, ऑप्शन ए की तरफ यहाँ पर वो मूव करता है, ठीक है। देखें यहाँ पर वो गलत कर रहा है। गलत इस तरह है, अच्छा बेटा यहाँ पर देखें, मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो ऑप्शन बी और सी जो है वो गलत क्यों नहीं है। बच्चा क्या सोचता है यहाँ पर कि सी रिपीट हो गया, ए रिपीट हो गया, यहाँ पर भी सी रिपीट हो गया, तो लिहाजा बी और सी ऑप्शन ठीक नहीं हो सकती, ऑप्शन ए को वो टिक कर देता है, वो गलत कर देता है। देखें, अगर तो ये जो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ऐसे लिखी हों, A, C और A, क्योंकि आप जानते हैं सेट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप कॉमास के ज़रिए सेपरेट करते हैं, कॉमे लगाकर उनको आप सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर जब आपने ये कॉमे नहीं लगे हुए तो ये आपका ACC है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये सिंगल एलिमेंट है आपका, ये कुछ 4 एलिमेंट दिए यहाँ पर, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर ये एक एलिमेंट है। अगर तो दोबारा फिर यही ACC रिपीट हो, ठीक है, तो फिर आप कहेंगे यहाँ पर रेपिटेशन हो गई, या अगर ऐसे लिखा हो तो फिर भी आप कहेंगे सी और ए जो है अपने आपको रिपीट कर गया, ठीक है। तो लिहाजा इस क्वेश्चन में आपके पास जो ऑप्शन डी है वो ठीक है, ऑप्शन ए ठीक नहीं है, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई कैचर क्वेश्चन है ये आपका, सही है। तो नेक्स्ट अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आप किसी सेट को कितने मुख्तलिफ वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर आप देखें, एक सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड जो हैं वो होते हैं।
एक सेट को आप तीन तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला आपके पास होता है डिस्क्रिप्टिव वे, ठीक है। फर्स्ट मेथड आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है। डिस्क्रिप्टिव मेथड में आप क्या करते हैं, किसी सेट को अपने वर्ड्स में बयान कर देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं सेट ऑफ वोवल वर्ड्स, आपके पास ये सेट लिखा हुआ है AEIOU, आपसे पूछा जाता है कि ये सेट कौन सा है, किस तरह का सेट है, तो आप कहते हैं जब ये बात कि दिस इज़ सेट ऑफ वोवल वर्ड्स, तो ये जो आप अल्फाज अपने मुंह से निकाल रहे हैं कि ये सेट ऑफ वोवल वर्ड्स है, तो ये इस सेट को आप डिस्क्रिप्टिव वे से बयान कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक सेट लिखा हुआ है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। मैं पूछता हूँ कि ये कौन सा सेट है, आप कहते हैं सर ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो जब आपने ये कहा कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इट मीन्स एक्चुअली आप इस सेट को डिस्क्रिप्टिव वे से बयान कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा मेथड आपके पास होता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में आप किसी सेट के जो तमाम एलिमेंट्स उसमें होते हैं उनको लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड, इन दिस फॉर्म या इन दिस वे वी लिस्ट आउट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट। उस सेट के तमाम एलिमेंट्स को जब आप बारी बारी यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, तो ये जो लिखने का तरीकाकार है, सेट को बयान करने का तरीकाकार है, ये आपकी टेबुलर फॉर्म कहलाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास ये लिखा हुआ है AEIOU, ये आपके पास जो स्टाइल है सेट को लिखने का, ये टेबुलर फॉर्म है। किसकी टेबुलर फॉर्म है? सेट ऑफ वोवल वर्ड्स की, ठीक है। आप होता जारी सी बात यही होता है कि आपको अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी होती है तो वो कहता है जी इसकी आप यहाँ पर टेबुलर फॉर्म बता दें। अगर टेबुलर फॉर्म दी होती है तो आपको कह सकता है कि इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बता दें। ये जो आपने तमाम एलिमेंट्स लिखे इसके नेचुरल नंबर के, मतलब 1 2 3 4, अब तमाम तो नहीं, मतलब जो कुछ एलिमेंट्स आपने लिखे हैं 1 2 3 4, जिससे आपको आइडिया होगा कि ये कौन सा सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो ये सेट को लिखने का ये वाला जो स्टाइल है, ये भी आपके पास टेबुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, तीसरी जो फॉर्म आपके पास होती है वो आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में आप क्या करते हैं, उस सेट के एलिमेंट्स को सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ चंद एक कंडीशंस जो हैं उनको आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाता है कि सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स ग्रेटर दैन 10 एंड लेस दैन 20। आपने तमाम जो नेचुरल नंबर हैं उनकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है और वो नेचुरल नंबर आपके पास 10 से ग्रेटर होना चाहिए, 20 से लेस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो कंडीशन ये लगा दी है कि 10 और 20 के दरमियान होने चाहिए। अब नंबर कौन से सेट से लेने हैं? नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले से एक्स सच डैट, इस लाइन को आप पढ़ते हैं सच डैट एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये आपका ग्राउंड सेट है जिस सेट से ये एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं। किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड और ये कंडीशन है 10 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 20, ठीक है। और वो एक्स जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है वो आपके पास 10 से लेकर 20 के दरमियान है, सही है। टेबुलर फॉर्म में लिखने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप वैसे लिखें तो आप मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ 10 और 20 के दरमियान तमाम नंबर आपने लिखने हैं, ठीक है। तो वो एक अच्छा खासा टाइम यहाँ पर ले जाता है, सही है। अब यहाँ पर इस चीज़ से इसको आपने क्या किया, समराइज़ करके लिख दिया। मतलब उसका यही है कि 10 और 20 के दरमियान तमाम नंबर आपने यहाँ पर लिख दिए हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन एंटीडस के हवाले से यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है और वो ये है कि आपसे पूछा जाता है कि सेट बिल्डर फॉर्म जो है रैशनल नंबर की वो क्या है। रैशनल नंबर की सेट बिल्डर फॉर्म आपने बतानी है। तो मैंने ऑप्शन ए लिखी, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू क्यू एंड एक्स इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एक्चुअली ये वीडियो पहले मैंने बनाई थी लेकिन वो अनलकीली आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड ना हो सकी, इसलिए दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, आपने तमाम रैशनल नंबर्स एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू क्यू एंड एक्स इक्वल टू पी ओवर क्यू और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। एक अल्फा ऑप्शन ये है। बी ऑप्शन ये है एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू पी ओवर क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी और क्यू जेड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी में यही सारी ऑप्शन बी लिखी हुई है लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया कि पी और क्यू आपका रैशनल नंबर से बिलोंग करता है और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। आप जानते हैं कि हर वो नंबर जिसे आप पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे आप पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो आपका रैशनल नंबर होता है। अब और पी और क्यू किस सेट से बिलोंग करने चाहिए? पी और क्यू आपके जेड से बिलोंग करने चाहिए, इंटीजर से। देखें, अगर आप सिर्फ इतनी सी बात पर कहते हैं कि हर वो नंबर जिसे पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखा जा सके वो आपका रैशनल नंबर है, तो फिर ये बात गलत हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने लिखा है √3/2, तो ये भी पी ओवर क्यू फॉर्म है, ठीक है। लेकिन ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इरैशनल नंबर है। √3/2 ये जो फ्रैक्शन बनी है ये एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट
नहीं करेगी, ये एक इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो रैशनल नंबर के लिए सिर्फ इतनी बात कि ये पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखा जा सके ये इनफ नहीं है, ये आधी बात है। अगली बात ये है कि वो पी और क्यू की सेट से बिलोंग करनी चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर से। तो सेट ऑफ इंटीजर यानी जेड से बिलोंग करना चाहिए। सही है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये दो नंबर है -3 और 2, ये जेड से बिलोंग करते हैं जी। आप इन्हें इस फॉर्म में लिखते हैं -3/2 या 2/-3, तो ये दोनों आपके पास जो नंबर बनेंगे ये आपके पास क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर बन जाएंगे। चलें, तो इसका मतलब ये पता लग गया आपको कि रैशनल नंबर के लिए पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, नीचे वाला नंबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज ये इन्फिनिटी बन जाएगा। सही है, तो आप यहाँ पर देखें ऑप्शन बी जो है वो ठीक है, क्योंकि ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन पर पूरा उतर रही है। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, एक्स एक नंबर है जिसे पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखा गया है, नीचे वाला नंबर क्यू नॉन जीरो है, पी और क्यू इंटीजर से बिलोंग करते हैं। वो इसलिए ठीक नहीं है कि आपका जो पी और क्यू है वो किस सेट से बिलोंग कर रहा है, क्यू से, वो इसलिए ठीक नहीं है। आपका पी और क्यू किस सेट से बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक होगी बात ये, तो आपकी यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अब आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि सेट को फर्दर दो टाइप्स यहाँ पर सेट की हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, उसके मतलब यहाँ पर हम पढ़ते हैं अब। नेक्स्ट बेटा जी, फाइनाइट सेट आप जानते हैं कि अगर किसी सेट के एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकें, उन्हें आप गिन सकें, वो फाइनाइट हों, तो उस सेट को आप फाइनाइट सेट कहेंगे। अदरवाइज वो सेट जो है इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, अगर आप उसके एलिमेंट्स को गिन नहीं सकते तो वो सेट इनफाइनाइट है, अगर आप गिन सकते हैं तो वो फाइनाइट सेट है। मिसाल के तौर पर आपके पास ये सेट लिखा हुआ है, सेट ऑफ वोवल वर्ड्स, आप देखें यहाँ पर वोवल वर्ड्स कितने हैं, 5 हैं, तो लिहाजा ये एक फाइनाइट सेट है। नीचे सेट लिखा हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या आप इस सेट के एलिमेंट्स गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। ठीक है, 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएंगे कोई पता नहीं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये वाला जो सेट है वो आपके पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है। समटाइम आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट से भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ जाता है। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन इस तरह है, कहता है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट, इनमें से कौन सा सेट जो है वो फाइनाइट है। ऑप्शन ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड 2 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 3। ऑप्शन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स इक्वल टू -x। ऑप्शन सी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू q and 1/2 less than x, x less than 3/2। ऑप्शन डी x such that x belong to n and x is greater than equal to 10। तो अब यहाँ पर इन चार ऑप्शन में आपने देखकर ये बताना है कि आपका कौन सा सेट जो है वो फाइनाइट है। देखें अब यहाँ पर ये चारों की चारों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी हुई हैं। अब जिस स्टूडेंट को सेट बिल्डर फॉर्म को टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका पता है वो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी इजीली दे सकता है। ठीक है, देखें पहली ऑप्शन आपके पास कहता है जी वो तमाम रियल नंबर जो कि 2 और 3 के दरमियान हैं, 2 और 3 के दरमियान कितने रियल नंबर होते हैं, कितने रियल नंबर होते हैं, क्या आप 2 और 3 के दरमियान रियल नंबर्स को गिन सकते हैं। अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि 2 और 3 के दरमियान रियल नंबर सिर्फ ये हैं 2.1, 2.2, 2.3 अप टू 2.9। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो या आप ऐसे चलते चलते आप कहते हैं जी 2.99 आ गया, ठीक है, और फिर आगे आपके पास 3 आ गया, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर तो ये नंबर आपके पास बहुत फाइनाइट आ जाते हैं। सही है, फिर तो आप गिन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। आप 2 रियल नंबर के दरमियान कितने रियल नंबर हैं इन्हें काउंट नहीं कर सकते। 2.1 से लेकर 3 तक तो जाना बड़ी दूर की बात है, आप 2.1 से 2.2 के दरमियान कितने नंबर हैं ये भी नहीं गिने जा सकते। 2.1 से 2.2 के दरमियान कितने रियल नंबर हैं ये भी नहीं गिने जा सकते। कैसे नहीं गिने जा सकते, देखिए ज़रा, 2 के अगला नंबर अगर आप कहते हैं 2.1 है तो मैं कहता हूँ 2.1 है, तो फिर ये नंबर किधर है, 2.01 किधर है, ये भी तो 2 से आगे है ना। ये वाला नंबर किधर है 2.01, ये भी 2 से बड़ा है। फिर ये वाला नंबर किधर है 2.001, ये भी 2 से बड़ा है। ठीक है,
तो आप यहाँ पर जितने ज़ीरो बढ़ाते जाएँ, जितने चाहे आप बढ़ा दें, ठीक है, तो आप 2 से अगला नंबर 2.1 तक नहीं पहुँच सकते, ठीक है, 3 तक तो बहुत ज़्यादा नंबर है, सही है। तो आप मुख्तसर सी बात यह है कि दो रियल नंबर्स के दरमियान कितने रियल नंबर्स होते हैं उन्हें काउंट नहीं कर सकते। ये जो आपका सेट है ये इनफाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट नहीं है, ठीक है, इन्हें आप नहीं गिन सकते। हाँ, अगर ये कुछ ऐसा हो कि x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर n लिखा हो, तो फिर आपसे कहा जाए कि ये यहाँ पर कितने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर इसका आंसर कुछ ऐसा होता। अगर यहाँ पर n लिखा होता तो फिर इसमें सिर्फ ये होना था वो तमाम नेचुरल नंबर जो 2 और 3 के दरमियान हैं और 2 और 3 भी शामिल हैं, तो फिर आपका आंसर सिर्फ ये होना था 2 और 3। 2 और 3 के दरमियान तमाम नेचुरल नंबर, 2 और 3 के दरमियान नेचुरल नंबर तो बीच में तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर इक्वल साइन ये शो कर रहा है कि 2 और 3 लेने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसी सूरत में अगर नेचुरल नंबर होता तो फिर उसकी टेबुलर फॉर्म ये बनती है, ये सेट आपका फाइनाइट हो जाता, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है रियल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, तो ऑप्शन ए तो ठीक नहीं है, ऑप्शन बी की तरफ चलें। वो तमाम रियल नंबर x सच दैट x बिलोंग टू r, वो तमाम रियल नंबर्स एंड किस तरह के x बिलोंग टू x इक्वल टू माइनस एक्स, यानी कि आपने वो तमाम रियल नंबर लेने हैं जो कि अपने नेगेटिव के बराबर हैं, अपने नेगेटिव के बराबर हैं। देखें, आपको मैं कहता हूँ 5 एक रियल नंबर है, क्या ये -5 के बराबर हो सकता है? नहीं बराबर हो सकता, ठीक है। क्या 2 -2 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता बराबर। एक ही रियल नंबर ऐसा है जो अपने नेगेटिव के बराबर है, कौन सा है? 0 है। 0 इक्वल टू -0, ये बात ठीक है गलत है? ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर जो है इस पूरे सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है, डेट इज इक्वल टू 0। आपने टेबुलर सेट बिल्डर फॉर्म है, इसे टेबुलर फॉर्म में बदलेंगे, फिर आपको पता चलेगा इसके कितने एलिमेंट्स बनते हैं। उन एलिमेंट्स को अगर तो आप गिन सकते हैं तो आपका आंसर फाइनाइट है, अगर अदरवाइज इनफाइनाइट है। तो इसको सोल्व करना है, मेन जो चीज़ आपकी यहाँ पर इक्वेशन है। अच्छा, अगर इस तरह नहीं पता चलता तो उसको आप ऐसे कर लेंगे, -x को उठा के आप इधर ले आए तो ये कितना बन जाएगा? x प्लस x इक्वल टू 0, डेट इज 2x इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को सिर्फ एक नंबर सेटिस्फाइड करता है, डेट इज 0। तो बेटा यहाँ पर मैंने बताया कि x इक्वल टू 0 सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, लिहाजा इस सेट बिल्डर फॉर्म को जब आप टेबुलर फॉर्म में बदलेंगे तो वो ऐसे लिखी जाएगी। जब ये ऐसे लिखी गई है तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट आया है, लिहाजा आपकी ऑप्शन बी जो है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, ये फाइनाइट है। आप ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को भी देख लें, कहीं उसमें ऐसा ना हो, ठीक है। समटाइम क्वेश्चन भी तो गलत हो सकता है ना। यहाँ पर कहते हैं x सच दैट x बिलोंग टू q, x एक रैशनल नंबर है और वो रैशनल नंबर 1/2 और 3/2 के दरमियान है। 1/2 यानी 0.5, 3/2 1.5। तो 0.5 और 1.5 के दरमियान कितने रैशनल नंबर हैं वो भी नहीं आप गिन सकते, इनफाइनाइट रैशनल नंबर है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया अभी, ठीक है। देखें जी 1.5 है ना, तो 1.5 के आगे जो रैशनल नंबर आएगा, इसके आगे अगला रैशनल नंबर आपने बताना है, तो वो क्या है? मिसाल के तौर पर आप सिर्फ ऐसे ही लिखते हैं 1.501, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो अगर ये इसके आगे तो फिर ये भी तो इसके आगे ही है ना, यही वाली सारी स्टोरी चलेगी, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर आप दो नंबरों के दरमियान कितने रैशनल नंबर हैं उनको नहीं गिन सकते, दो नंबरों के दरमियान कितने रियल नंबर हैं आप उनको नहीं गिन सकते, दो नंबरों के दरमियान कितने इंटीजर्स हैं वो गिने जा सकते हैं, कितने होल नंबर हैं वो गिने जा सकते हैं, कितने प्राइम्स हैं वो गिने जा सकते हैं, रैशनल और रियल नंबर नहीं गिने जा सकते, ठीक है। आखिरी चीज़, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब x आपका नेचुरल नंबर है एंड x जो है वो 10 या 10 से बड़ा है। 10 या 10 से बड़े जितने नेचुरल नंबर वो सारे जरा लिखें यहाँ, तो कुछ थोड़े से 10, 11, 12 अप टू सॉन, ये कितने हैं? ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है? क्या आप इन्हें गिन सकते हैं आगे जहाँ तक जा रहे हैं? नहीं गिन सकते। तो ये भी आपका सेट किसको रिप्रेजेंट करेगा? इनफाइनाइट सेट को। तो लिहाजा यहाँ पर इसकी ऑप्शन जो बी है वो सिर्फ ठीक है, लिहाजा ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट आपने देखा सेट क्या होता है, आपने देखा कि एक सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने वेज होते हैं, 3 वेज होते हैं, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट जो है उसका फ़र्क देखा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेट्स की और जो डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, उनके मुतालिक पढ़ेंगे, जिसमें हम इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स के मुतालिक पढ़ेंगे, ओवरलैपिंग एंड डिसजॉइंट सेट्स जो हैं उनके मुतालिक पढ़ेंगे, ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो MCQs है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी।